नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक आ रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर चर्चा को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं आपके साथ में। नमस्ते। सब ठीक ठाक? राजू गुप्ता, प्रकाश, आसिफ जी साहब, सब ठीक ठाक? सब ठीक है जी। सलाम आसिफ, कृपा है मालिक आपकी। आय हाय हाय, कैप पहनी है, क्या बात है। मेरा मन कर रहा था, ये कैप मुझे गिफ्ट में मिली है और शर्त यही रही है कि ये आपको क्लास में पहननी है। तो हमने कहा ठीक है पहन लेंगे, फ्री में कोई चीज़ मिली है, शर्त बस यही तो रखी है क्लास में पहननी है, पहन लेंगे, क्या दिक्कत है। और मुझे लगता है जहाँ तक मेरा अनुमान है ठीक लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे करके। हाँ जी चलें। सब पिछली वाली जीएसटी की रिवीजन वीडियो फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चा। हाँ हाँ सर, कैप पेन अच्छी लग रही है, थैंक यू। मैं ये तो पूछ रहा था कि ये ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर ठीक लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे आज ऐसा भी लग रहा है कि चेहरे पे चमक कुछ ज़्यादा ही आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बताइएगा इस बारे में, आपका स्टेटमेंट क्या है। खैर मैं आपके लिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। हम कस्टम की अपनी सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने इस बार पहले कस्टम की क्लासेस दी हैं और इत्मीनान से आराम से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बात समझ में आनी चाहिए। अगर मैं टक 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 बोलता चला जाऊंगा आपके लिए, पल्ले कुछ पड़े नहीं तो मन की शांति तो मिल जाएगी कि हाँ हो गया, लेकिन एग्जाम में याद कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी सी सहजता के साथ बात को समझ में आना जरूरी है। स्पीड तो आप भी बढ़ा सकते हैं, 1.25 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी तरफ से चीज़ सही से डिलीवर आपको होनी चाहिए। जो रिवीजन का ऑब्जेक्टिव है वो रिवीजन वैसे करके आपको मिलना चाहिए, ठीक है। चलें, यस सर। आ मेरे कबूतर आजा। हमारा अगला चैप्टर आता है यहाँ पर वैल्यूएशन का। एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा, मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है, इसलिए आराम से इत्मीनान से बातों को समझेंगे। वैल्यूएशन के अंदर ऐसा लग रहा है कि 22 तक बस कस्टम ही रिवीजन होगा। निकम्मे 22 तक नहीं, ऐसा नहीं है राजू गुप्ता मेरे बच्चा। ये निपटाने के बाद में ना मैं फटाफट फिर आपको सीरीज दे दूंगा जीएसटी की, आप चिंता मत किया करो यार। सैटरडे संडे जो कमिंग आने वाले हैं ना, ये दो पूर्ण रूप से मैंने फ्री कर रखे हैं आपके रिवीजन देने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो भी ख्वाहिशें आपकी पूरी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि और भी बैच चल रहा ना इन वीक डेज के अंदर, तो सैटरडे संडे बहुत कुछ निपटा दूंगा इस बार में, ठीक। अब चले, बातें बहुत हो गई। यस सर, नाउ मूव ऑन। कस्टम वैल्यूएशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी हम बात करने के लिए जा रहे हैं। और हम अच्छे से जानते हैं कि हमें यहाँ पर ड्यूटी कैलकुलेट करनी है। ड्यूटी का मतलब एक होता है आपकी इंपोर्ट ड्यूटी से और एक होता है आपकी यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी से। एक्सपोर्ट ड्यूटी की चर्चा बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी की। 95% चैप्टर आपका इंपोर्ट ड्यूटी के लिए झुका हुआ है। एक्सपोर्ट ड्यूटी की चर्चा एट द एंड बड़ी चुल्लू भर सी होगी, बस थोड़ी सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इंपोर्ट ड्यूटी की जब हम बात करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि भैया किस पॉइंट पर कहाँ क्या बातें करी जा रही हैं। तो फिर ये क्या फिर आपकी, अरे ऋतिक शर्मा तो पिटने वाले हो तुम मुझसे ना, निकम्मे हो कहीं के हैं। सर जी कब तक ख़त्म होगा सर? अरे यार ख़त्म कर दूंगा मैं, तो प्रियंका मैं कर दूंगा ख़त्म, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगा, फटाफट से। कस्टम का ये हो गया, इसके बाद एक अगला जो वीडियो आएगा उसमें कस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके आने के बाद फिर डेली बेसिस पर आपको जीएसटी का मिलेगा। तो 22 तारीख के आसपास मैंने बोला है, तो वहाँ तक मैं निपटा दूंगा आपका, चिंता मत करो। 18 हो गई, 19 20 21 22, ये मान लो ये वीक दे दो आप मुझे। जो कमिंग संडे है यहाँ तक का मुझे समय दे दो, जो भी कम विषय होगी सैटरडे संडे में पूरी कर दूंगा, माई प्रॉमिस, ठीक है। क्योंकि बाकी जो क्लास भी चल रही ना, और 8 से 11 मॉर्निंग में बैच भी चलता है मेरा, इंटर के भी कुछ रिवीजन वीडियोस दिए, ये हफ्ता आप मुझे दे दीजिए, आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा, ठीक है। दिया ना? यस सर, ठीक है जी। चलो 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 चलो,
तो अब मैं लिए चलता हूँ आपको आगे की तरफ, और आगे क्या निकल के आता सुनो जरा। तो यहाँ पर आकर कहते कि भाई देखो मेरी बात सुनो, हम वैल्यूएशन करने के लिए जा रहे हैं, और वैल्यूएशन किया जाता है आपका इस पॉइंट पर आकर। इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई चीज़ कितने रुपए पर आई है वो यहाँ पर आकर वैल्यूएशन किया जाता है। जब गुड्स आपका यहाँ पर अराइव हो जाता है तो ये बंदा अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है, सेक्शन 17 के तहत अपना सेल्फ असेसमेंट करके चलता है। अधिकारी इसको चेक करेगा, वो चाहे तो उसे रीअसेस भी कर सकता है। जो भी आपकी सेल्फ असेस ड्यूटी होती है वो आपको वहीं पर पे करनी होती है। अधिकारी चेकिंग के दौरान अगर रीअसेसमेंट कर देता है और कुछ ड्यूटी लायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है तो वैसी दशा में आपको डिफरेंशियल ड्यूटी का पेमेंट विद इन वन वर्किंग डे आपको करना होता है, नहीं तो फिर आपके ऊपर ब्याज लगा दिया जाता है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि प्रोविजनल असेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी आता है, पिछले चैप्टर में हमने इस चीज़ को देख लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि साहब बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हमने ये तो बोल दिया कि सेल्फ असेसमेंट करेगा, पर सेल्फ असेसमेंट कैसे करेगा, या हमने बोल दिया कि अधिकारी उसको रीअसेस कर सकता है, पर रीअसेस कैसे करेगा, ये बात जरा ध्यान देने वाली है यहाँ पर आकर। ठीक है, तो असेसमेंट करने के लिए, असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी लायबिलिटी, इसे असेसमेंट का नाम दिया जाता है। पर करोगे कैसे, तो इसके लिए हमें 3 कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक हमें वैल्यू ऑफ गुड्स यहाँ चाहिए होती है, एक रेट ऑफ एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है, और एक चाहिए होता है हमें यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी। तीनों चीज़ों को 1 बाय 1 अपना हम देखकर चलेंगे। ठीक है, जहाँ तक सवाल है हमारे रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी का, तो उसकी मैंने समरी आपकी यहाँ पर बनाकर दी हुई है। तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो ऑलवेज आपका लिया जाता है जब आपकी फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करी जाती है। अब जो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री होगी या तो वो 46 की वाइट वाली होगी अगर आप डायरेक्टली क्लियर करा रहे हैं, और अगर आप इनडायरेक्टली क्लियर करा रहे हैं थ्रू वेयर हाउस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बिल ऑफ एंट्री येलो वाली फाइल होती है। तो जिस दिन आपने येलो वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल की है उसी दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज आपका कंसिडर किया जाएगा। भले ही आपकी ड्यूटी का पेमेंट तब होगा जब गुड्स आपका वेयर हाउस से निकलेगा, बट असेसमेंट आपका एक ही बार होता है, एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन होता है, पोर्ट पर होता है। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं ईदर ऑफ वाइट कलर और ऑफ येलो कलर, उस समय का रेट ऑफ एक्सचेंज लिया जाता है। लेकिन अगर बिल ऑफ एंट्री ही फाइल ना करी गई हो तो केस बन सकते हैं, मान लो स्मगलिंग का केस है, तो फिर वहां पर क्या बोलते हैं कि ठीक है यार, जिस दिन पेमेंट करे हो ड्यूटी का उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज यहां पर ले लिया जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए लाइक जैसे आपका वो जो कस्टोडियन होता है उसकी लायबिलिटी भी बन जाती है प्रिफरेज के मामले में कि उसको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाता है, तो उस केस में रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लिया जाएगा, लॉस साइलेंट है तो कोई बात नहीं। अगर हम इंपोर्ट मैनिफेस्ट की डेट का रेट ऑफ ड्यूटी लेकर चलते हैं तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी आप उसी डेट का रख सकते हैं, हालांकि लॉ में इसके बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि रेट ऑफ ड्यूटी कब का लिया जाएगा। तो रेट ऑफ ड्यूटी के लिए एक शब्द आता है ताज़ा। ताज़ा का मतलब क्या हो गया कि लेटेस्ट रेट ऑफ ड्यूटी अपना कंसिडर किया जाता है। इसके तहत यह है कि जैसे मान लीजिए अगर आप डायरेक्टली अपने गुड्स को क्लियर करा रहे हैं तो उस वाले मामले के अंदर आपकी बिल ऑफ एंट्री एडवांस में भी फाइल करी जा सकती है। तो एडवांस में अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है, यानी कि लाइक अगर मैं वेसल की बात करूं तो एंट्री इनवार्ड से पहले अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई है तो फिर वहां पर एंट्री इनवार्ड की डेट पर जो भी रेट होगा वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। और अगर मान लीजिए वेसल के अलावा एयरक्राफ्ट और व्हीकल का मामला है तो जिस दिन ये अराइव हो रहे हैं तो और अराइवल से पहले बिल ऑफ एंट्री आपकी फाइल हो गई है तो अराइवल की डेट का रेट यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज इन सच ए केस ऑन द डेट ऑफ अराइवल अ बिल ऑफ एंट्री शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड, राइट? यस सर। उसके बाद आगे बात करते हैं, और सर अगर मान लीजिए एंट्री इनवार्ड या अराइवल के बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है तो फिर जो भी एक्चुअल डेट है वो लेके चलेंगे। तो सिंपल फंडा ये बनता है बिल ऑफ एंट्री की एक्चुअल फाइलिंग की डेट और इसे कंपेयर करेंगे हम एंट्री इनवार्ड या अराइवल एज द केस में भी, और इनके बीच में विच एवर इज लेटर ऑन उस डेट का रेट यहां पर कंसिडर किया जाता है। अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट क्लियरेंस की बात कर रहे हैं तो जिस दिन हम ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री अपनी फाइल करते हैं उस दिन का रेट यहां पर अपना कंसिडर किया जाता है। इज इट ओके? यस सर। सर अगर मान लीजिए बिल ऑफ एंट्री फाइल ही ना हो तो जैसे मान के चलिए वेयर हाउस में आपने अपना गुड्स रख दिया है लेकिन आपने उसे तयशुदा समय तक रिमूव वहां से नहीं किया है तो ऐसे वाले मामले के अंदर वो डीम टू बी रिमूव्ड कंसिडर कर लिया जाता है। तो जिस दिन डीम टू बी रिमूव्ड यानी कि जो मैच्योरिटी की डेट है उस दिन का जो रेट ऑफ ड्यूटी चल रहा होगा वो आपका यहां पर कंसिडर कर लिया जाता है। ऐसी वाली बात हम अपना लेके चलते हैं। दूसरी बात, जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो कौन सा वाला लिया जाता है? ऑब्वियस सी बात है CBIC का लिया जाता है। और जो रेट ऑफ ड्यूटी होते हैं ये कहां से उठ के आते हैं?
अगर मैं बीसीडी की बात करूं तो ये उठ के आते हैं आपके कस्टम टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल से उठ कर आते हैं, जहां पर स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल रेट आपके दे रखे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। बाकी जो ड्यूटीज़ हैं आपकी, उनके रेट अलग अलग जगहों से उठ कर आते हैं। जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी का कैलकुलेट किया जाता है, सब्सिडाइज ड्यूटी का कैलकुलेट किया जाता है, CVD 3 उनका वो एक्साइज वाले उठ के आते हैं। तो अलग अलग जगहों से बाकी एडिशनल ड्यूटीज़ के रेट अपने उठकर आते हैं। ठीक है, यस। अब हमने रेट ऑफ ड्यूटी, अच्छा मान लीजिए सर अगर स्मगल्ड गुड्स का मामला है तो कौन सी रेट का रेट लिया जाएगा, तो जिस दिन हम अपना ड्यूटी का पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। और अगर कस्टोडियन की बात करें और पिल्फरेज का वहाँ पर मामला आ रहा है तो वैसे वाले केस में हमें पहले भी बताया गया था सेक्शन 45 के अंदर कि जिस दिन इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल की जा रही है उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी वहाँ पर अपना कंसिडर किया जाता है। तो 2 एलिमेंट हमने निपटा दिए। अब बचता है हमारा असेसेबल वैल्यू का फंडा कि जो वैल्यू है वो कौन सी यहाँ पर ली जाएगी। तो वैल्यू के लिए पहले एक मास्टर डायग्राम अपना देखकर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो हमें एक वैल्यूएशन डिक्लेरेशन वहां पर देना होता है। ये रिक्वायरमेंट बताई गई है आपकी रूल नंबर 11 के अंदर। इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल के अंदर रूल नंबर 1 से लेकर 13 तक के हैं, बट 13वां जो है वो इंटरप्रिटेटिव नोट की बात करता है, तो प्रैक्टिकली 1 से लेकर 12 तक के ही हैं। तो उसमें 11वें नंबर का जो रूल कहता है वो ये कहता है कि भैया आप बिल ऑफ एंट्री के साथ अपनी वैल्यूएशन डिक्लेरेशन यहाँ पर देकर चलेंगे। जो कहेंगे सच कहेंगे, उसकी पूरी क्वांटिटी, रेट, वैल्यू वगैरह सब कुछ अपना यहाँ पर बता के चलेंगे। बिल ऑफ एंट्री का ही हिस्सा होता है। जब आप ये सबमिट कर देते हैं, ध्यान दीजिए ये सेक्शन 17 में आपको बोला गया था कि आपको सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर करना होता है। ये करना होता है। ठीक है जी, अच्छा ठीक है, ओके। तो हमने कर दिया। अब अधिकारी उसको चेक करेगा और चेक करते समय वो क्या देखेगा कि सब कुछ ओके है या नहीं है। लेकिन अगर उसे कोई किसी प्रकार का डाउट यहाँ पर दिखाई देता है, मान लीजिए आपने कोई एबनॉर्मल डिस्काउंट क्लेम कर रखा है या कोई स्पेशल डिस्काउंट या कोई और ऐसे अदर फीचर्स है, इंडिकेटर्स दिख रहे हैं जिससे कि अधिकारी को लगता है कि कुछ कुछ गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो, तो यहाँ पर दरवाजा तोड़ दिया जाएगा और आपके द्वारा डिक्लेयर की गई वैल्यू को वो एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा यानी कि रिजेक्ट कर देगा। और जैसे आपकी वैल्यू रिजेक्ट होगी, हम चले जाएंगे अपने वैल्यूएशन रूल्स की तरफ। दूसरी बात, आपके द्वारा बताई गई वैल्यू फर्स्ट राउंड में प्राइमा फेसी राउंड होता, ऊपर से देखा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। अगर पहले राउंड में रिजेक्ट नहीं होती है तो फिर उसे एक टेक्निकल राउंड से गुजरना होता है। टेक्निकल राउंड के अंदर यहाँ एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। 4 बातें चेक की जाती हैं ABCD करके, और इन चारों का जो सार है वो ये है कि यहाँ पर जो आपके द्वारा डिक्लेयर्ड वैल्यू है ये अवेलेबल एंड रिलायबल है या नहीं है। अगर ये अवेलेबल एंड रिलायबल है फिर तो इसी ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम असेसेबल वैल्यू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर ये अवेलेबल या रिलायबल नहीं है तो वैसे वाले मामले के अंदर हम वहीं वैल्यूएशन रूल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू रूपी कन्या होती है ये होती क्या है। साहब ये आपकी CIF वैल्यू होती है। इसे कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओ भाई साहब इधर, सीधे इधर, खाना बाद में। तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 14(1) बोलता है, कह रहा है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स, जो है आपका वो यहां पर आएगा टू सेलर और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। बड़ी बात बोल दी मैंने, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल टू द सेलर और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, उसे यहां पर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। साथ में कुछ जो खर्चा पानी है वो सब ऐड किया जाएगा। ये तो हमने सेलर को पे कर दिया, FOB वैल्यू वहां तक आ गई, ओरिजिन पुट तक के सारे खर्चे पानी आ गए, रास्ते का, ओशन का जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो सब ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के बाद CIF वैल्यू आएगी। बस आजा मेरे राजा, उसी CIF वैल्यू के ऊपर हम अपनी वैल्यू मान के चलते हैं, उसी को आधार बनाकर काम करके चलते हैं। इसमें साथ में 10(1) के अंदर भी कुछ एक एडजस्टमेंट की जाती हैं, पैकिंग की, कमीशन की, अपोर्शन कॉस्ट की, रॉयल्टी की, राइट ऑफ रिप्रोडक्शन की, सब्सिक्वेंट आउटफ्लो की, 4-5 एडजस्टमेंट की जाती हैं और आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बनकर तैयार हो जाती है। वैल्यूएशन रूल्स की तरफ हम मूव करते हैं। यहां पर आते हैं कि जब भाई पहले राउंड या दूसरे राउंड में आपकी वैल्यू फाइनलाइज नहीं हो पाएगी तो यहां पर आएंगे। यहां पर रूल नंबर 4 और 5 है, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स। 6वां जो रूल है वो आपका अदरवाइज बात करता है, वो 7 और 8 के ऑर्डर को एक्सचेंज करने की बात करता है। 7वें के अंदर है आपकी डिडक्टिव अप्रोच और 8वें के अंदर है कंप्यूटेड अप्रोच और उसके बाद में आता है आपका बेस्ट जजमेंट। ब्रह्मांड के अंदर वैल्यूएशन के 3 तरीके होते हैं, एक होता है आपका कंपैरेटिव, एक होता है कंप्यूटेड और एक होता है आपका बेस्ट जजमेंट करके। ठीक है, तो पहले 2 हो गए आपके कंपैरेटिव, 7 और 8 हो गए आपके कंप्यूटेड, और आपका जो अगले वाला लास्ट वाला है वो हो जाता है यहाँ पर आकर बेस्ट जजमेंट
प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें आगे। यस सर। तो ये हमारी एक पूरी रूपरेखा यहाँ पर आकर बन जाती है। इसी फ्लो में हमें आगे काम करके चलना है। तो रूल नंबर 11 और 12 में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ। दरअसल यहाँ पर ये हमारी सारी बातें हो जाती हैं मालिक, और ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ये सब किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, एक एक करके इन तमाम बातों को मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटी सी बात और यहाँ पर समझिएगा। ये आ गया आपका रूल नंबर 11। देख लेते हैं। रूल नंबर 11 के अंदर समरी बनी हुई है, वैल्यूएशन डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं, और कुछ गलत अगर आपने जानकारी दी तो आपकी हरकत को हम कॉन्फिस्केशन के रूप में कंसिडर करके चलेंगे। रिजेक्शन, वो उसी डायग्राम के फ्लो में अब हमें आगे बढ़ना पूरा चैप्टर। अगर रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू का मतलब, अगर हमें कोई रीजन टू डाउट निकल के आता है तो अधिकारी उसे यहाँ पर कह सकता है कि भैया डाउट को दूर करो। अगर आपने डाउट दूर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, डाउट दूर नहीं किया तो फिर वो आपके द्वारा डिक्लेयर की गई वैल्यू को रिजेक्ट मारेगा और फिर वहाँ पर उसका कर देगा भाई साहब, वो रूल नंबर 429 की तरफ मूव कराकर ले जाएगा। ठीक है जी, वैसे करके यहाँ पर अपनी बात करी जाती है। उसके बाद में फिर आगे यहाँ पर निकल के आता है साहब आपका ये सेक्शन नंबर 14 और रूल 10(1) और 10(2), यानी कि जो आपके द्वारा डिक्लेयर वैल्यू होती है वो कैसे कैसे आपकी कैलकुलेट करी जाती है। तो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल आपके ये आगे। अच्छा, 14(1) के साथ साथ एक 14(2) भी आपका आता है। 14(2) में कोई झगड़ा ही नहीं है। वहाँ पर आपकी जो असेसेबल वैल्यू होती है वो रेडीमेड होती है। कुछ एक आपकी चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू लगातार फ्लक्चुएट होती रहती है। सोना है, चांदी है, मोना सोना कहाँ है, सोना है, चांदी है, पेट्रोलियम है। तो जब वैल्यू चंचल होती है, स्वभाव में फ्लक्चुएट होती है, तो वहाँ पर झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में बोलते हैं कि हम इनकी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं जिससे कि कोई झगड़ा नहीं होगा। भाई साहब इधर सामने झगड़ा नहीं होगा, तो इसी वैल्यू के आधार पर हम ड्यूटी अपनी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद अब आगे कहते हैं यहाँ पर आकर भैया ये बता रहे हैं अपनी बातों को कि हम कैसे कैसे बातों को बढ़ा के चलेंगे। जो सेक्शन 14(1) जिसमें सार यही था कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल टू द एक्सपोर्टर और ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर, इसमें 10(1) और 10(2) की कुछ एडजस्टमेंट होनी है। 10(1) की जो एडजस्टमेंट है उसमें क्या बोलता है, सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर, इसी पर क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात आती है कमीशन और पैकिंग की। तो जहाँ तक सवाल है कमीशन का, कमीशन एजेंट दो प्रकार का होगा। एक इंपोर्टर का जो एजेंट है वो बाहर बैठा होगा, उसे बोलते हैं बाइंग एजेंट, मेरे लिए खरीदने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं मेरे बाइंग एजेंट को कुछ पैसा देता हूं, खरीदने के बदले देता हूं, तो क्या वो वैल्यू का पार्ट बनेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज जो मैं अपने एजेंट को पैसा दे रहा हूँ दैट मनी नॉट गोज टू सेलर या और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, इसलिए ये उन वर्डिंग्स में नहीं आता है और बाइंग कमीशन वैल्यू का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, मान लीजिए एक्सपोर्टर का एजेंट यहाँ इंडिया में बैठा हुआ है और एक्सपोर्टर ने मुझे कहा कि भैया कुछ पैसा हमारे एजेंट को पकड़ा देना, बोलना कि हमने भिजवाया है, ऐसे करके। इस एजेंट को लोकल एजेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये लोकल में काम करता है। ये सेलर यानी एक्सपोर्टर का एजेंट इंडिया में होता है। अगर एक्सपोर्टर की इंस्ट्रक्शन पर अगर हम उसके एजेंट को कुछ पैसा देते हैं तो ये जो पैसा है ये आ जाएगा इन शब्दों में प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। तो इसके चलते हुए ये जो एक्सपोर्टर के एजेंट का जो कमीशन है इसको ऐड कर दिया जाएगा। जहाँ तक सवाल है पैकिंग का, तो ये देखो कि पैकिंग जो भी है, चाहे वो गुड्स के लिए है या लेबर है, सारा मिला मिलू के, क्या वो पैकिंग मटेरियल कंटेनर्स वापस जाने हैं या नहीं जाने हैं? अगर वापस जाने हैं तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, और अगर वापस नहीं जाना है, फाइनली यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है, तो चाहे ड्यूरेबल हो चाहे नॉन ड्यूरेबल हो, वो आपके वैल्यू का पार्ट यहाँ पे बना दिया जाता है। जो रिटर्नेबल कंटेनर आपका होता है वो इस वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। हालांकि आपको वहाँ पर एक पोर्ट पर एक बॉन्ड देना पड़ेगा कि ये कंटेनर आपके 6 महीने के अंदर मैक्सिमम वापस चले जाएंगे और भैया ये यहाँ पर टिकने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको एक्सक्लूड किया जाए। ये सिर्फ उनके लिए होगा जो कंटेनर आपके रिटर्नेबल बेसिस पर होते हैं। आगे बात करते हैं 10(1)(b) के अंदर। अब क्या करते हैं कि जो इंपोर्टर बाबू है अपनी तरफ से कुछ लाइक रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड्स एटसेट्रा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर देता है कि भैया आप इसे इस्तेमाल करना हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जब वो आपका रॉ मटेरियल वगैरह वहाँ पर कंटेंट होकर आता है या जो भी कैपिटल गुड्स आपने दिए हैं उसमें यूज़ होता है, तो वैसे हालात के अंदर जो रॉ मटेरियल है या जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी पूरी कॉस्ट या प्रोपोर्शनेट कॉस्ट एज द केस मे बी, वो आपके यहाँ पर ऐड करी जाती है इस असेसेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। 10(1)(c) आता है। 10(1)(c) के अंदर हम लोग बात करते हैं रॉयल्टी और एक आता है चार्जेस फॉर राइट ऑफ रिप्रोडक्शन।
जहां पर रॉयल्टी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ ऐसे होता है। मान लीजिए आपने इंडिया के बाहर से कोई सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया और इंडिया में लाकर आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे और उन मल्टीपल कॉपीज को आप इन हाउस इस्तेमाल करेंगे अपनी अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। तो जब आप इन हाउस उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर की मल्टीपल कॉपीज बनाकर आप एडिशनली नाउ ओवर एंड एवर फ्यूचर में गवर्नमेंट को कुछ पैसा देने वाले नहीं हैं। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसी की तैसी मजा, जो रॉयल्टी वाला अमाउंट है हम उस पर इंपोर्ट के समय ही उसको ऐड करके चलेंगे, उसको इंपोर्ट ड्यूटी पर्पस के लिए शामिल कर लेंगे। तो जो रॉयल्टी वाला पैसा है वो आपका इंक्लूड किया जाता है। दूसरे होते हैं चार्जेस फॉर राइट ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया, मल्टीपल कॉपीज आपने तैयार करी एंड यू हैव द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट और सेल द कॉपीज। तो गवर्नमेंट को पता है कि ये मुर्गी अंडे देने वाली है, इससे हमें लगातार अंडे मिलेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि इनको आगे बेचने का भी अधिकार है। तो अगर भविष्य में अंडे मिलने की उम्मीद है सरकार को, तो ऐसी अवस्था में वो पोर्ट पर इंपोर्ट के समय चार्जेस फॉर राइट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं उनको ये शामिल नहीं करते हैं, उनको ये एक्सक्लूड यहां पर आकर कर देते हैं। आगे बात करता है 10(1)(d की। इसमें बात आती है सब्सिक्वेंट आउटफ्लो की। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के मुताबिक जो भी आपने गुड्स अपना इंपोर्ट किया है उसमें से कुछ पैसा और फ्यूचर में सब्सिक्वेंटली आपकी तरफ से जाना होता है। अब ये जो पैसा है या तो फिक्स टर्म में हो सकता है कि इतना पैसा आपको और देना पड़ेगा, या फिर कुछ परसेंटेज फॉर्म में हो सकता है, लाइक इंडिया में इतने में बेचा जाएगा तो उसकी ये परसेंटेज हम आपको और देंगे, या जो प्रॉफिट आएगा उसका इतना परसेंट हम आपको और देकर चलेंगे। तो नॉर्मली जब परसेंटेज फॉर्म में होता है तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन तो एब्सोल्यूट अमाउंट कैलकुलेटेबल नहीं होता कि एग्जैक्टली कितना पैसा जाना है। तो वैसी अवस्था में हम उसे यहां पर इंक्लूड कैलकुलेट नहीं कर पाते तो फाइनली हम अपनी कंप्लीट ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल नहीं पाते, तो फिर यहां पर बात नहीं बनेगी, फिर हमें वैल्यूएशन रूल्स की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली अमाउंट पता है एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन कि हमारी जेब से इतना सब्सिक्वेंट आउटफ्लो होना है, तो ऐसी अवस्था में हम उस पैसे को यहां पर ऐड कर देते हैं और अपनी कंप्लीट ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम यहां पर निकाल लेते हैं। इज इट ओके? यस सर। और कोई दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है। उसके बाद फिर 10(1)(e यहां पर निकलकर आपका आ जाता है, और 10(1)(e के अंदर वो क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि ये रेज्यूडरी क्लॉज है। अगर कोई और भी खर्चा पानी ऐसा है जो कि आपके उस ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड है और वो यहाँ पर इनकर आपका किया जा रहा है और वो खर्चा करना एज ए कंडीशन ऑफ सेल है, एज ए कंडीशन ऑफ सेल है, जैसे रेंट ऑफ रीयूजेबल कंटेनर्स हो गया, और भी कोई एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि इंडिया के बाहर से यहाँ पोर्ट तक का कोई भी खर्चा छोड़ेंगे नहीं और इसके बाद का कोई भी खर्चा जोड़ेंगे नहीं। लेकिन 10(1)(e के अंदर एक एक्सेप्शनल तौर पर ऐसा बोला जा सकता है कि अगर कोई खर्चा पानी ऐसा है जो इनकर होगा बाद में, लेकिन वो आपका पहले से ही कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, एज ए कंडीशन ऑफ सेल वो खर्चा आपको करना है, तो दैट एक्सपेंसेस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेबल इन द असेसेबल वैल्यू। तो ये एडजस्टमेंट थी आपकी 10(1) के अंदर ABCDE करके आपने यहां पर देखा है। सर कस्टम की बुक कहां से मिलेगी? मेरे बच्चा, कस्टम की बुक, ये जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बुक नॉर्मली सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। 8076270344 इस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा। इफ यू विश टू बाय दिस बुक तो आपकी बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये संदीप का नंबर है 8076270344, राइट? यस सर। चलो पॉल आगे बढ़े। हाँ सर जी बढ़ जाइए। तो यहाँ पे हमारी बात हो गई सारी की सारी। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने पर हम यहाँ तक पहुँचे कि देखो हमें बेसिकली मछली की आंख यहाँ पर है, ये हमारी CIF वैल्यू होती है, हमें अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचना होता है। तो यहाँ तक के सारे खर्चे हम जोड़ कर चलेंगे। यहाँ तक का कोई भी खर्चा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ मेरे बच्चा, यहाँ तक आकर सब जुड़ेंगे और इसके बाद का कोई भी खर्चा नहीं जुड़ेगा, ठीक है जी। तो क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर CIF वैल्यू। कभी कभी क्या होता है कि रास्ते के अंदर कुछ एक वेटिंग चार्जेस होते हैं, वेटिंग चार्जेस को टेक्निकली बोल देते हैं शिप डीमरेज चार्जेस। ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ड आता है डीमरेज चार्जेस और एक होता है शिप डीमरेज। शिप डीमरेज आपका यहाँ पर इनकर होता है, जो कि वेटिंग चार्जेस होते हैं, इनको तो ऐड किया जाता है। और जो केवल डीमरेज वर्ड होता है वो आपका यहाँ पर होता है, क्योंकि आपने जो डीले किया है पोर्ट पर, तो पोर्ट ड्यूज और डीमरेज ये तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनते हैं, लेकिन जो शिप डीमरेज जिससे बोल रहे हैं ये वैल्यू का पार्ट आपका बना दिया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बोट के चार्जेस कुछ होते हैं, कभी कभी सामान बोट के माध्यम से यहाँ तक लाया जाता है, तो उन खर्चों को भी ऐड किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई भी खर्चा छोड़ूंगा नहीं और इसके बाद का कोई भी खर्चा मैं जोड़ूंगा नहीं, बिकॉज मछली की आंख मेरी यहां पर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और
सर गुड्स इन ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट के चार्ज होते हैं ना बाबू, हम बात करते हैं कि इंडिया के बाहर से इंडिया में कितने पर आ गया। अब ये जो ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट का जो खर्चा होता है ये विद इन इंडिया हो रहा है और इसको जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इंडिया के बाहर से इंडिया में कितने का आया उसके ऊपर हम अपनी सारी बात करके चलते हैं। तो हमारी यहाँ पर ये एफओबी वैल्यू निकल के आ जाती है, उसके अंदर 10(1) की एडजस्टमेंट कर देते हैं। 10(1) की एडजस्टमेंट करने के बाद अब आपकी 10(2) की यहाँ पर एडजस्टमेंट आती है। 10(2) की जो एडजस्टमेंट है उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की होगी, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की यहाँ पर एडजस्टमेंट करवाई जाती है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में क्या बोलते हैं, कहते हैं कि देखो अगर एक्चुअल में आपको पता है तो एक्चुअल बेसिस पर ऐड कर दीजिए, लेकिन उसमें अगर बाई एयर है तो आपका एक्चुअल और 20% ऑफ एफओबी वैल्यू। एफओबी का मतलब हम ये वाले लेके चलते हैं जो एडजस्टेड एफओबी है। अगर कुछ ना दे रखा हो या बता रखा हो फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये लेके चलेंगे, है ना। तो ये अपना 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी विच एवर इज लोअर, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट का भाड़ा है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है तो और ज़्यादा ना हो जाए इसलिए विच एवर इज लोअर यहाँ पर कंसिडर किया जाता है और उसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपकी ना पता हो कि कितनी लग रही है तो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी वहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन कभी कभी आपकी जो एफओबी वैल्यू होती है ना वो अकेली अकेली नहीं दे रखी होती, एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इन दोनों का सम टोटल दे रखा होता है। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को तो फायदा है, 20% ऑफ दिस सम टोटल वो यहाँ अपना कंसिडर करके चलेंगे एज द केस में भी। ठीक है, फिर आता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अगर ये एक्चुअल बेसिस पर आपको गिवन है फिर तो एक्चुअल को ही यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, और अगर ये आपका एक्चुअल बेसिस पर गिवन नहीं है तो ऐसे हालात के अंदर 1.125% ऑफ एफओबी यहाँ पर लेकर चलेंगे। पर कभी कभी एफओबी आपकी क्लियर कट नहीं दे रखी होती है, एफओबी और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों का सम टोटल दे रखा होता है। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के लिए तो फायदा ही है, हम इन दोनों की जो सम टोटल है इसी का 1.125% निकालेंगे और यहाँ पे लाके बात को रख दिया जाएगा और इस प्रकार से आपकी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इज इट ओके? यस सर। और कोनो दिक्कत वाली बात सर जी यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपनी 10(1) और 10(2) की एडजस्टमेंट करने के बाद अपनी फाइनली ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पर आकर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिरकार वो 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं जिनसे हमें फॉलो करवाना होता है। अब 4 कंडीशन कौन सी की बात कर रहा हूं मैं एक बार आपसे फिर से यहां दिखा दूं डायग्राम के अंदर, इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं। यस सर, ये रहा जी। तो यहाँ पर है ये, तो हमने अपना ये वाला पोर्शन मालिक देख लिया है कि भैया ये जो था ये पोर्शन देख लिया। अब देखते हैं कि 4 कंडीशंस आखिर कौन कौन सी हैं और क्या बोलती हैं। पहली कंडीशन आपकी ये बोलती है कि देखिए जो आपका ये गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है ना, इस पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो इससे क्या होता है ना कि उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बता के चल रहा हूँ कि भैया कब हम वैल्यूएशन रूल्स को अपना फॉलो करेंगे और यहाँ बता रहे हैं कि कब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू के रूप में एक्सेप्ट करके चलेंगे। अगर गुड्स के ऊपर कोई किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो हमें सीधा का सीधा वैल्यूएशन रूल्स की तरफ जाना पड़ जाएगा, क्योंकि उस समय पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू रिलायबल नहीं कही जा सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो बोलेंगे कि ठीक है भैया फिर आप एक काम करो, रूल्स की तरफ मूव कर जाइए। लेकिन ठहरिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठहरो। एक्सेप्शंस है एजीएम। एजीएम का मतलब क्या होता है? ए जी और एम, AGM एक्सेप्शन है। ए का मतलब अथॉरिटी। अगर रिस्ट्रिक्शन किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी इन इंडिया लगाई गई हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू मानकर चलेंगे। जैसे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंपोर्टेड सिगरेट पे ये लिखा होगा, सिगरेट शराब जानलेवा है ये लिखा होगा, इट इज़ ए रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी इन इंडिया। तो भले ही अब इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू के रूप में कंसिडर करना होगा। जी मतलब अगर कोई जोग्राफिकल एरिया संबंधी अगर कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जैसे कि रिबॉक शूज़ की फ्रेंचाइजी लेते समय वो जोग्राफिकल एरिया की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हमने ईस्ट दिल्ली के लिए ऑलरेडी फ्रेंचाइजी दे रखी है, आप वहाँ पर कारोबार नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है तब भी चलेगा, क्योंकि आपको तो दूसरे एरिया के लिए फ्रेंचाइजी दी गई है, इससे गुड्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी आती है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन, ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जिससे गुड्स की वैल्यू मेटेरियली अफेक्ट नहीं होगी, जैसे मान लीजिए 2022 मॉडल कार
मॉडल था ऑडी का, और आपने जर्मनी ऑडी से इंडिया में इंपोर्ट कर लिया, नवंबर दिसंबर के महीने में इंपोर्ट हो गया है, लेकिन जो कंपनी है वो ये कंडीशन डाल देती कि आप इसे 1 जनवरी 2022 से पहले डिस्प्ले में नहीं रखेंगे, ना ही सेल करेंगे। तो इस कंडीशन से रिस्ट्रिक्शन तो है, प्रतिबंध तो है, लेकिन इससे गुड्स की वैल्यू पर मैटेरियली इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए चलेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू के रूप में कंसीडर कर लिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। प्रदीप कहते हैं जीएसटी की रिवीजन क्लास कब होगी? कस्टम के बाद में, ठीक है। उसके बाद प्रभु आगे बढ़ते हैं, तो चले, यस सर। और उसके बाद क्या करते हैं सर जी? तो ये 4 कंडीशंस, हाँ 2 हो गई। उसके बाद में हमारी अगली कंडीशन आती है कि साहब यहाँ पर आकर जो वैल्यू है हमारी वो ऐसी ना हो जिसकी वैल्यू डिटरमिन ना की जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंडिया के बाहर से कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा काम है इसे फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करना, और फिर यहाँ से फिनिश्ड गुड्स की कुछ यूनिट बाहर चले जाएंगी और कुछ यूनिट को कंसीडरेशन के तौर पर हम अपने पास रिटेन कर लेंगे। यहाँ पर कोई प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल नहीं निकल कर आया है, क्योंकि सारा का सारा काम 100 यूनिट आई थी, 60 फिनिश की चली गई, 40 हमने अपने पास में रख ली हैं। तो जब यहाँ पर प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल है ही नहीं, तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या असेसेबल वैल्यू खाक बनाओगे। इसलिए कहते भैया यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यूएशन रूल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। सब्सिक्वेंट आउटफ्लो की बात करते हैं, अगर वो असर्टेनेबल है एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, फिर तो आप उसे ऐड करके चलेंगे, और अगर एब्सोल्यूट टर्म में तो ऐड हो जाएगा। अगर वो परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है और इस समय हमें एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं पता कि हाउ मच अमाउंट टू बी एडेड, तो इन सच केस हमें जाना पड़ेगा वैल्यूएशन रूल्स की तरफ, रूल नंबर 429 की तरफ। आगे बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो निश्चित सी बात है कि जो वैल्यू है वो रिलायबल बिल्कुल भी नहीं होगी, और रिलायबल नहीं होगी तो हमें रूल नंबर 429 के पास जाना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्शन है कि भले ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो परंतु रिश्तेदारी ना निभाई गई हो, अर्थात मतलब ये निकल के आता है कि जो प्राइस वहां पर दे रखा है वो लगभग वही है, क्लोजली प्रॉक्सिमेट टू लाइक जो सिमिलर प्रोडक्ट का है या आइडेंटिकल का है, या जो रूल्स से वैल्यू निकल के आती है वैसा ही कुछ प्राइस यहाँ पर है, लगभग वही है। तो फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होने के बावजूद भी ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू के रूप में कंसिडर कर लिया जाता है। मुंह लटका के मत बैठो, पूरी दुनिया का बोझ तुमने नहीं उठा रखा है। आई बात समझ में? थोड़े हल्के फुल्के रहना सीखो। हाँ, जीवन को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, पढ़ाई को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये 4 कंडीशंस यहाँ पर हो जाती हैं। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि भाई साहब आगे कैसे बढ़ना है। मतलब ये कि इस डायग्राम के मुताबिक रूल नंबर 11 देख लिया, 12 देख लिया, चारों कंडीशन देख ली, ये देख लिया। अब देखते हैं कि यार ये रूल्स क्या मामला है, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा जाता है। अगर आप राउंड 1 या राउंड 2 में फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं। क्या लिखा है इन रूल्स के अंदर, मैं आपको बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। आपने इंडिया के बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट कर लिया और उसकी वैल्यू यहां पर आकर रिजेक्ट हो जाती किसी भी कारण से। अब क्या करोगे? तो अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अगर मान लीजिए ये गुड्स इंडिया के बाहर से आया था, इसकी वैल्यू अगर रिजेक्ट हो गई है तो सर्वप्रथम आपको इसके जैसा ढूंढना है, इसका आइडेंटिकल ढूंढना है, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू खोई है, इसकी पत्नी खो गई है। तो इसकी पत्नी जैसी थी तो उसे ढूंढने के लिए पहले इसके जैसा ढूंढना पड़ेगा, इसका आइडेंटिकल ढूंढना पड़ेगा। आइडेंटिकल गुड्स की परिभाषा दे रखी है रूल नंबर 2 के अंदर। 3 कंडीशन है वहां पे। पहला कहता है कि इसका आइडेंटिकल वो बनेगा जो दिखने में बिल्कुल ऐसा ही हो, हूबहू वही हो, बिल्कुल ऐसा ही, यही शक्ल हो, यही सूरत हो, यही लंबे लंबे बाल हो। अच्छा, और माइनर डिफरेंस है चलेगा, नाक थोड़ी बहुत छोटी मोटी चलेगा, बाकी तो वैसा ही होना चाहिए, लगभग वही होना चाहिए। दूसरा, सेम कंट्री से आया हुआ होना चाहिए, और अगर और सेम मैन्युफैक्चरर के द्वारा निर्मित होना चाहिए, और सेम नहीं है तो फिर अनदर मैन्युफैक्चरर भी चलेगा, लेकिन कंट्री सेम होना चाहिए, है ना। अगर ये वेस्ट इंडीज से आया है तो इसका आइडेंटिकल वही बन सकता है जो वेस्ट इंडीज से आया हो। ठीक है, तो 3 कंडीशन पूरी करता है तो उसे आइडेंटिकल बोल देते हैं। ध्यान दीजिए, हाइब्रिड कभी भी आइडेंटिकल नहीं बनेगा। हाइब्रिड क्या? जिसका डिजाइन वगैरह यहाँ से गया हो, बन के वहाँ से आया हो, तो ऐसा वाला कभी भी आइडेंटिकल नहीं बनेगा। वो प्योर विदेशी ही होना चाहिए, तब इसका आइडेंटिकल बन पाएगा। जब आइडेंटिकल ढूंढ लेता है अधिकारी, तो कस्टम अधिकारी के एंगल से सोचिए, वो जब आइडेंटिकल का पैरामीटर्स लगाएगा, ये क्राइटेरिया फिल्टर लगाएगा आपने, तो उसकी स्क्रीन पर हजारों या सैकड़ों प्रोडक्ट की संख्या आ सकती है, हाँ या ना। लेकिन हमें तो हजारों और लाखों में से एक ढूंढना है, जैसे भारत मैट्रिमोनियल एक चाहिए हमें तो ना तो हम इसमें और फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर क्या लगाएंगे कि भाई ठीक है, हम पहला फिल्टर लगाते हैं क्वांटिटी लेवल का।
मतलब ये कि अगर ये 100 के लॉट में आया है तो हम 100 के लॉट या नियर बाई लॉट जो होंगे 110, 120, वो सब्सटेंशियली द सेम लॉट वाले को रखेंगे, बाकी लॉट्स को हटा देंगे, है ना। अगर मान लीजिए मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए लगभग सेम लॉट का नहीं मिल रहा है, ये 100 यूनिट में आया है और वो जो दूसरा था वो आपका आया था साहब मान लीजिए जैसे लाइक 1000 के लॉट में अगर वो आया था, तो फिर हम वहाँ पर क्या करके चलते हैं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे ज़रा वो बताइए। तो हमें फिर क्वांटिटी के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि भैया हम प्राइस उसका उठा रहे हैं जो 1000 के लॉट में आया है, लेकिन हमें तो 100 के लॉट का चाहिए था, तो इसका मतलब उस वाले पर बल्क डिस्काउंट मिला हुआ होगा, तो हमें बल्क डिस्काउंट को एड बैक करके उस प्राइस को वापस लेना चाहिए, क्योंकि हम 100 के लॉट का यहां पर वैल्यूएशन करने के लिए जा रहे हैं। इज इट ओके? यस। दूसरा, हमें फिर एक और, अब कई सारे प्रोडक्ट आपके स्क्रीन से हट जाएंगे, हो सकता है 20-25 आपके रह गए हों। अब आपको एक और फिल्टर लगाना है और वो फिल्टर है आपका कमर्शियल लेवल का। कमर्शियल लेवल का फिल्टर ये है, जैसे मान के चलिए कि भाई साहब यहाँ पर आकर के ये रहा कमर्शियल लेवल का फिल्टर आपका ये वाला, कि अगर इसे एक इंडिविजुअल ने इंपोर्ट किया है तो आप कंप्यूटर से बोलो भैया मेरी स्क्रीन पर सिर्फ वो रखो जो कि एक इंडिविजुअल ने इंपोर्ट किया है। अगर ये कंपनी ने इंपोर्ट किया है तो उसको बोलो भैया मेरी स्क्रीन पे वो रखिए जैसे कि एक कंपनी ने इंपोर्ट किया है, क्योंकि कंपनीज को कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक सर जी। तो अगर ऐसा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो डिफरेंट कमर्शियल लेवल पर हम जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये तो इंडिविजुअल ने इंपोर्ट किया है, वो अगर कंपनी ने इंपोर्ट किया है तो कंपनी को कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिला हुआ होगा, तो हमें वो कॉर्पोरेट डिस्काउंट ऐड बैक करना पड़ेगा, तो हम यहां इंडिविजुअल के लिए उस वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। तो सेम लेवल पे मिले बहुत अच्छी बात, ना मिले तो डिफरेंट लेवल पर जाकर एडजस्टमेंट करके उस प्राइस को यहां पर हम ले आते हैं और बात खत्म हो जाती है। मान लीजिए उसके बाद भी आपके सामने पोजीशन ये निकल के आती है, तो फिर आप क्या करके चलोगे। 5000 के यूनिट प्राइस पर आपका ये है, 5100 के भाव पर 2 यूनिट थी और यहां पर ये थी, तो ऐसे हालात के अंदर कहता है कि भैया लोएस्ट को चुन लीजिए, लोएस्ट पे आपका वैल्यूएशन कर देंगे। तो ये जो लोएस्ट का चुनना है ये एसएससी के हित में ही है। पहली बार ऐसा लगा है कि लॉ मेकर ने एक जेन्युइन बात यहां पर कर रखी है, तो इस प्राइस को पकड़ लिया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ छुटपुट डिफरेंसेस थे इन दोनों की शक्ल सूरत में, नाक छोटी थी, रंग गोरा था, पतला था, जैसा भी था, तो वैसे वाले हालात के अंदर छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट हैं उनको करके चलेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की या किसी और तरह की यहाँ पर एडजस्टमेंट अपनी हो सकती हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर बातें करी जाएंगी और अकॉर्डिंगली अपना यहाँ पर किया जाएगा। और इतनी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो एडजस्टेड ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसको यहाँ पर पकड़ के चलेंगे और अकॉर्डिंगली जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी उसके आधार पर यहाँ वैल्यूएशन कर दिया जाएगा। बोलो बात पकड़ में आई या नहीं आई? सर बिना कैप के अच्छे लगते हो, निकाल देंगे यार, क्या दिक्कत है, ये कोई परमानेंटली फिक्स थोड़ा ना हुआ है, बताओ। आज ऐसे मन कर रहा था, पता नहीं क्यों मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो हमने कहा चलो पहन लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्यों जी मालिक, आई मिस यू। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ, आई मिस यू। अच्छा, अब मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ विद एन एग्जाम्पशन आईडीटी जस्ट बिकॉज ऑफ ऑय मेरे बच्चों, मेरा कबूतर। कितना देखो कितना ये बच्चा हमारा अच्छा है कि अपने किए कराए का जो क्रेडिट है सारा का सारा हमें दे गया। ये इसके लिए कलेजा चाहिए होता, जज्बा चाहिए होता। मेहनत आप खुद करते हो और आप हमारी झोली में डाल देते हो कि लो जी आपकी वजह से ऐसा हो गया है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं, शत शत नमन है आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने रूल नंबर 5 की तरफ। वहाँ पर बात करता है वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स की, हम लोग चर्चा करके चलते हैं। और सिमिलर गुड्स का मतलब क्या निकल के आता सर जी, बताए रहे हम आपको। जी, तो सिमिलर गुड्स का मतलब ये होता है बाबू मेरे, लाइक बस कुछ नहीं, डेफिनेशन में फ़र्क आएगा आइडेंटिकल और सिमिलर की में लेकर, कि भैया जो आइडेंटिकल है वो तो हू बहू वैसा ही होगा, लेकिन जो सिमिलर होता है वो हू बहू वैसा नहीं होता है, हू बहू वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कमर्शियली इंटरचेंजेबल होता है। बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि आपके इस केस में हुआ करते थे, लाइक जो कि आइडेंटिकल के अंदर हुआ करते थे। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होकर चलेंगी, बस शब्द का फ़र्क है। अगर आप रूल नंबर 4 में आइडेंटिकल वर्ड की जगह सिमिलर वर्ड कर देते हैं तो आपका रूल नंबर 5 तैयार हो जाता है। रूल नंबर 6 जो बात करता है वो कहता है कि भैया 7 और 8 का जो ऑर्डर है,
7 से पहले 8 लगाया जा सकता है, बस इतनी सी वो अपनी यहाँ पर बात करके चलता है। ठीक सर जी, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा रखे हैं, आइडेंटिकल सिमिलर की डेफिनेशन भी यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका रूल नंबर 7, यहाँ पर मालिक निकल कर आ जाता है। रूल नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए आप इंडिया के बाहर से आपने देखा कि कोई आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स एट और अबाउट द सेम टाइम नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अगर आ रहा होता तो उसके आधार पर रूल नंबर 4 या 5 के अंदर वैल्यूएशन हो जाता है। कोई आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स इंडिया में आया नहीं है, आया था 2-4-6 साल पहले आया था। तो क्या 2-4 साल पहले जो प्रोडक्ट आया था उसके प्राइस को बेस बनाकर क्या हम यहाँ पर उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं? बताइए, क्या उसके प्राइस को बेस बनाकर, क्या आज नहीं सर, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा सर, तो उसे तो बेस नहीं बना सकते हैं क्योंकि उस समय कीमतें कुछ और थीं, आज कीमतें कुछ और हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, देखो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है, यहाँ पर आना होता है ना, यहीं पर आएंगे, लेकिन इस बार उल्टे चल के आ जाओ। आप इंडियन मार्केट से वो जो 2-4 साल पहले आया था वो इंडिया में तो अवेलेबल होगा ना, कह रहे हाँ इंडिया में अवेलेबल है, तो आप यहाँ आ जाइए और यहाँ से आप वैल्यू को पिक करिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी खर्चा पानी एडिशंस है उस सबको घटाते हुए चले जाइए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में मिले जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। तो इन सबको यहाँ से घटाते हुए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जब आप वैल्यू को पिक करेंगे, उस वैल्यू को पिक करते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, यहां आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही पकड़ना होगा और इसको पकड़ने के लिए आपको ध्यान रखना नंबर 1 कि जो भी प्राइस आप मार्केट से उठा रहे हैं वो एक अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला प्राइस आपका होना चाहिए और ये आप जो उठाएंगे वो नियरेस्ट पास्ट से उठाकर चलेंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए आज तारीख 10 है तो 7-8 तारीख में, मतलब 2-4-6 दिन पहले आपका जो भी इंडियन मार्केट में प्राइस रहा होगा आप वहां से उसे पिक करेंगे। और अगर पास्ट में कोई सेल नहीं हुई है, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो फिर भैया 90 दिनों तक का वेट भी यहां पर किया जा सकता है फ्यूचर के लिए, कभी तो भाव आएगा तो जो भी है यहां से उठा लिया जाएगा। और उसके बाद जब ये तय हो जाएगा तो मान लीजिए ये पिक्चर आपके सामने निकल के आती है, तो ऐसी अवस्था में फिर कौन से वाले प्राइस को पकड़ोगे, क्योंकि अलग अलग प्राइसिंग आपकी दे रखी है। तो वो वाला प्राइस जिस पर सबसे ज्यादा सेल हो रखी हो उस वाले प्राइस को हम बोलते हैं नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू। और इसको उठाकर हम जितने भी सारे खर्चे पानी हुए हैं यहां तक के सबको घटाते चले जाते हैं और जो बचता है वो आपका यहां पर असेसेबल वैल्यू के रूप में निकल कर आ जाता है। इज इट ओके? यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। ओके, अब प्रभु जी आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका रूल नंबर 8। पता मैं कस्टम पहले रिवाइज क्यों करा रहा हूं, क्योंकि जीएसटी पे आपका ज्यादा फोकस होता है और कस्टम पे आपका फोकस कम होता है। मैं सही कह रहा हूं ना? कस्टम को आप थोड़ा ये माइनॉरिटी में लेके चलते हैं, 25 नंबर का तो है, अरे तो 25 नंबर का तो रिवाइज नहीं करना क्या वो? इसलिए पहले मैं कस्टम करवा रहा हूं आपको जानबूझकर, क्योंकि आप सिर्फ जीएसटी के पीछे पड़े रहते हो, क्योंकि मेजोरिटी वो है। भैया ये भी तो है कस्टम, तो पहले ये करो उसके बाद जीएसटी है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पर रूल नंबर जो 8 है उसकी हम बात करके चलते हैं। उसमें कंप्यूटेड की बात यहाँ पर करी जा रही है और कंप्यूटर के लिए क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर आर्टिफिशियल कुछ बात करी जाएगी, जैसे कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई थी और उसी को अपना प्रत्यक्ष गुरु मानकर शिक्षा दीक्षा अपनी आरंभ कर दी थी और एक बड़े धनुर्धर बन गए थे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू नहीं मिल पा रही है, आइडेंटिकल सिमिलर पास्ट में नहीं आया, रूल नंबर 4 नहीं लगा, 5 नहीं लग रहा, 7 नहीं लग रहा, 8 नहीं लग रहा, 7 भी नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से आइए। यहाँ पर सारी चीज़ें स्टैंडर्ड या इंडस्ट्री का डेटा आप उठाएंगे, रॉ मटेरियल वैल्यू, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस क्या होते हैं, अदर एक्सपेंस क्या, ओवरहेड क्या, प्रॉफिट क्या है, सब मामला फिक्स चल रहा है, नोशनल वाला चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक कि जितने भी खर्चे पानी सारे जोड़ते हुए आप आर्टिफिशियल एफओबी अपनी निकाल लेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे रखी 20% ऑफ एफओबी, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 1.125% ऑफ एफओबी, ये सब निकालने के बाद आपकी यहाँ पर आर्टिफिशियल असेसेबल वैल्यू, आर्टिफिशियल सीआईएफ निकल के आ जाती है। इसे बोलते हैं कंप्यूटेड वैल्यू। रूल 7 डिडक्टिव अप्रोच पे था, रूल नंबर 8 आपका कंप्यूटेड अप्रोच पर निकल कर आता है, राइट। तो इस प्रकार से रूल नंबर आपका 8 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका रूल नंबर 9।
रूल नंबर 9 के अंदर बात करते हैं बेस्ट जजमेंट की, जो ये कह के चलता है कि साहब देखो, अगर कहीं पर कोई बात ना बने ना तो आप रूल नंबर 9 के अंदर आ जाइएगा, यहां पर बात बनवा देंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करके चलेंगे। कैसे भला? लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला कि देखो रूल नंबर 9 बेस्ट जजमेंट है, इसका मतलब ये है कि यहां पर आकर आप अफलातून नहीं बनेंगे, बल्कि आप ये करके चलेंगे, क्या करके चलेंगे सर जी? बल्कि आप ये करके चलेंगे कि जो भी नियम कानून आपने अब तक वैल्यूएशन के पढ़े हैं, उन्हीं नियम कानून के साथ थोड़ा सा प्ले करके आप यहां पर बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रूल नंबर 7 के अंदर 90 डेज का समय दे रखा था कि 90 दिन तक हम बात कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो 90 की जगह 95 दिन तक जा सकते हैं, बस इतना आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आइडेंटिक एक गुड्स है, सेम कंट्री से आया है, लेकिन फिर भी आइडेंटिकल गुड्स की परिभाषा को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, बाकी सारे वास्तव में वो आइडेंटिकल है पर परिभाषा को लिटरली क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहां जो भी थोड़ी बहुत कमावेशी है उससे रूल नंबर 9 में आकर इग्नोर करके यहां पर उसका काम करवा देंगे। क्या क्या नहीं करना है रूल नंबर 9 के अंदर? वहीं कुछ भी तुक्का नहीं मानना है, तो इसकी कीमत होगी 50 रुपए, ऐसे तुक्के नहीं मानने हैं, है ना। दूसरा, विदेशी का वैल्यूएशन करने के लिए किसी देसी की तुलना नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए ऑडी Q7 कीमत 70-80 लाख रुपए है, तो उसका वैल्यूएशन करने के लिए उतने ही सीसी की टाटा सफारी इंडिया में, अब तो या और कोई दूसरी कार हो गई, महिंद्रा की कार हो गई स्कॉर्पियो, उसकी वैल्यू को बेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोनों कारें बिल्कुल अलग अलग है, भले ही ताकत दोनों में बराबर हो लेकिन फीचर्स अलग अलग है, तो ऐसे हम काम नहीं करेंगे। वहां जर्मनी से वो कार या वो प्रोडक्ट किसी थर्ड कंट्री को कितने में जा रहा है, इस बात को बेस नहीं बनाएंगे बेस्ट जजमेंट के अंदर इंडिया में वैल्यूएशन करने के लिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल नहीं करेंगे, है इसकी कीमत, बोतल की कीमत होगी 50 से 100 रुपए के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कोई तुक्के नहीं मारेंगे। बस ध्यान रखेंगे करना क्या है वो समझिएगा कि जो भी हमारी पुरानी नॉलेज थी उसी के साथ थोड़ा सा प्ले करके अपनी बातों को यहां पर हम पूरा कर जाएंगे। यही है आपका रूल नंबर 9 मालिक, ऐसे करके। फिर यहां पर मैंने कुछ अपने क्वेश्चंस करवा रखे हैं और उसके बाद आते हैं आपके यहां पर एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स की हम लोग बात करके चलते हैं, और एक्सपोर्ट संबंधी कुछ चर्चा यहां पर आपकी करी जाती है। इसमें क्या बताते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी को कैलकुलेट करने के लिए भी हमें वैल्यू चाहिए होती है, रेट ऑफ एक्सचेंज चाहिए होता है, और रेट ऑफ ड्यूटी भी हमें यहां पर चाहिए होता है। इज इट ओके? यस सर, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। तो यहां पर आकर कहते कि जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो कौन सी डेट का लिया जाएगा? जिस दिन आपका वो जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, या एंट्री आउटवर्ड के लिए जो बोल देते कि भाई जाओ ले जाओ, यानी सेक्शन 51 या 39 का जो इकट्ठा ही ऑर्डर होता है, बेसिकली कॉमन ऑर्डर होता है, जिस दिन ये पास हो जाएगा उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी अपना लिया जाता है। दूसरा, रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेके चलेंगे? जिस दिन आपने एंट्री कर दी है, शिपिंग बिल फाइल कर दिया है, उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज यहां पर लिया जाता है। और जो वैल्यू है वो क्या, या तो 14(1) के मुताबिक लेके चलेंगे, वैल्यू एट पोर्ट यानी कि एफओबी वैल्यू ली जाती है, क्योंकि वैल्यू एट इंडियन पोर्ट जाने वाले प्रोडक्ट के संबंध में एफओबी काउंट की जाती है, या फिर 14(2) के मुताबिक अगर वैल्यू फिक्स कर रखी है तो फिर तो रेडीमेड वैल्यू उसकी वहां पर अवेलेबल हो ही जानी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अच्छा ठीक है जी। और अगर मान लीजिए 14(1) के अंदर अगर आपकी वैल्यू अवेलेबल या रिलायबल नहीं है, दिक्कतें आ रही हैं, तो वैसे वाले मामले के अंदर क्या करेंगे, यहां पर भी हम वैल्यूएशन रूल्स की तरफ चले जाते हैं। और यहां जो वैल्यूएशन रूल्स हैं हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल सा आएगा, वरना नहीं आता है, तो फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स कैसे कैसे काम करते हैं। इसके रूल 1, 2, 3 में वही लिखा है जो इंपोर्ट वैल्यूएशन के 1, 2, 3 में लिखा है। 1 में नामकरण है, 2 के अंदर डेफिनेशन है, और 3 के अंदर बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू। इसके 4 में वही लिखा है जो इंपोर्ट वैल्यूएशन के 4 और 5 में लिखा है। इंपोर्ट वैल्यूएशन के 4 में लिखा था आइडेंटिकल, 5 में लिखा था सिमिलर, दोनों को मर्ज करके एक रूल नंबर 4 यहां पर बना दिया जाता है। इसके 5 और 6 में वही लिखा है जो इसके 8 और 9 के अंदर लिखा था, यानी कंप्यूटेड और बेस्ट जजमेंट। इसके 7 और 8 में वही लिखा है जो इनके रूल 11 और 12 में लिखा था। 11 में था वैल्यूएशन डिक्लेरेशन और 12 के अंदर था आपका रिजेक्शन। ऐसे करके यहां पर बात की जाती है, और इस पूरे चैप्टर के अंदर 3 एलिमेंट आपके डिसाइड किए जाते हैं, एक वैल्यू, एक रेट ऑफ ड्यूटी और एक रेट ऑफ एक्सचेंज। यहां तक की बात मालिक हो जाती है, और मुझे बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने पूरा चैप्टर आपको बहुत ही शिद्दत के साथ रिवाइज कराया है, और इस चैप्टर में से निश्चित तौर पर आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात का बेहद ख्याल रहे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं कल आपसे फिर मिल रहा हूं, और लगभग मैं इसी समय आपसे मिला करूंगा, डेली बेसिस पर मिल जाऊंगा, आप तैयार रहा करें इसके लिए। ठीक है, तो वैसे करके
थैंक यू, बाय, टाटा एंड लव यू। और सैटरडे संडे जो हमारे कमिंग आने वाले हैं, तो 2 दिन तो भरपूर मैं सिर्फ आपके लिए ही डिवोट करके चल रहा हूं, तो जितना भी है बहुत कुछ खींच देंगे आपके सिलेबस के अंदर हम, ठीक है। थैंक यू मालिक, आप इसे जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैं विनती करता हूं कि कम से कम ये चैप्टर, ये रिवीजन वाला ये जो वीडियो है, ये हर बच्चे को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पर यार बेस्ड क्वेश्चन आएगा और मैंने एक एक एलिमेंट आपको रिवाइज कराया है, कुछ भी यहां पर छोड़ा नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू, बाय बाय डियर, लव यू। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी आपकी हमारी बहुत ही बढ़िया वाली, ठीक है। चलो बाय 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 बाय।